हम्म, हो 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 कि अरे फार्म भरवावल बहुत बात नइखे। फार्म भरवावल बहुत बात नइखे। परीक्षा करावल बड़ी बात होला। भर्ती लियावल, अरे भर्ती लियावल बहुत बात होला। खाली भूलवावल बहुत बात नइखे। परीक्षा करावल बहुत बात नइखे। भर्ती लियावल बड़ी बात होला। शुरू करते हैं। इस गीत को सुन के आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा इशारा किधर है। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा तो हो जा रही है, बच्चे पास भी हो जाते हैं और पूरा वर्ष भर वो इंतज़ार करते रह जाते हैं, वैकेंसी आने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है, ऐसा तो हमारा बोर्ड है। इस बोर्ड के लिए जो ये हमारा गाना समर्पित था। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप सभी लोगों के बीच में गणित का प्रश्न पत्र सॉल्व करूंगा, वो भी 28 अक्टूबर 2023 प्रथम शिफ्ट यानी पहले शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी उसमें गणित पोर्शन में प्रारंभिक अंक गणित से जो प्रश्न आए हुए थे। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं तो आप उसका सिलेबस अगर देखेंगे तो उस सिलेबस में आपको मिलेगा एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी प्रारंभिक अंक गणित। तो जो प्रारंभिक अंक गणित है तो प्रारंभिक अंक गणित से 5 प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक अंक गणित से 5 प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। उन 5 प्रश्नों को आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि अगर आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा तो आप कैसे बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे, वो भी एडवांस अप्रोच के द्वारा। तो चलिए आपके सामने ये 5 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। एक सीरियल से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है स्क्रीन पर। प्रश्न आप देखेंगे ऐसा होता भी है कि जब भी अगर गणित का प्रश्न पढ़ने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम देखेंगे तो यह प्रश्न यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह कितना बड़ा भारी भरकम प्रश्न पूछ लिया है। लेकिन होता क्या है कि जो प्रश्न गणित का जितना भारी भरकम दिखता है वह प्रश्न उतना ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न दिया हुआ है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। किसको? इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में कितना रन चाहिए? 324 रन चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न लिखा हुआ है कि चलिए अब मैच जब स्टार्ट होता है, 48 ओवर में 324 रन चाहिए उसको। अब जब मैच स्टार्ट होता है तो जो शुरुआत का 10 ओवर है, लिखा क्या है कि शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। यानी शुरुआत का जो 10 ओवर है उसमें रन रेट क्या चल रहा था? 6 का रन रेट था। यानी औसत स्कोरिंग रेट क्या था? 6 था। इस प्रश्न को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यह प्रश्न किसका है? औसत यानी एवरेज चैप्टर से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और दिया क्या है? कह रहा है कि शुरुआती यानी जो पहला फर्स्ट ओवर, जो शुरुआती 10 ओवर में रन रेट कितना चल रहा है? तो रन रेट आपका चल रहा है 6 का रन रेट चल रहा है। तो 6 का रन रेट चलेगा यानी कितना रन बनेगा? तो 10 गुणे 6 60 रन शुरुआत में बन गया। ठीक है,
लेकिन अगले 10 ओवर में, आगे प्रश्न में दे रहा है, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। यानी जो अगला 10 ओवर है, अगले 10 ओवर में रन रेट क्या हो गया हमारा, बढ़ गया है। और कितना हो गया है, 8.5 हो गया है। तो जब अगले 10 ओवर में 8.5 रन रेट था, तो उस 10 ओवर में कितना रन बना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 10 में 8.5 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो कितना रन बना होगा, तो 10 गुणे 8.5 कितना हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है 85 हो जाएगा। ठीक है ना, जब गुणा करेंगे 10.1 का स्थान आगे चला जाएगा। इसके बाद अगले 10 ओवर में, इसके बाद अगले 10 ओवर में क्या हो गया, रन रेट गिर गया। यानी अगला 10 ओवर में हम देखेंगे तो रन रेट क्या हो गया, घटकर 5.5 पर आ गया। यानी कितना रन बना होगा इस 10 ओवर में, तो हम देखेंगे 5.5 से जब गुणा करेंगे तो कितना रन आएगा, तो आपका रन आ जाएगा 55। कितना रन होगा, 55 रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। यानी फिर अगले 10 ओवर में रन रेट क्या हो गया, फिर बढ़कर कहां पहुंच गया है, 7 पर पहुंच गया है। यानी जो अगला 10 ओवर है, यानी जो चौथा शिफ्ट इस प्रश्न में दिया हुआ है, यानी जो अगला 10 ओवर है इसमें कितने का रन रेट चला है, 7 का रन रेट चला है। यानी कितना रन बना होगा, तो 10 गुणे 7 यानी 70 रन बना होगा। ठीक है ना, कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। यानी कितने ओवर में 324 रन चाहिए, 48 ओवर में 324 रन चाहिए इंग्लैंड को जीत के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। यानी अगर शुरुआती 10 ओवर देखें तो औसत स्कोरिंग रेट 6 था, तो शुरुआती 10 ओवर में कितना रन बना होगा, तो 10 का जब 6 में गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शुरुआती 10 ओवर में 60 रन बन गया। ठीक है, आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। शुरुआती 10 ओवर में तो यह 6 का रन रेट था, लेकिन जस्ट अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। यानी अगले 10 ओवर में कितना रन बना, तो इस 10 का गुणा कर देंगे 8.5 में, तो कितना रन हो गया, 85 रन हो गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में क्या दिया है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। यानी अगले 10 ओवर में जो औसत स्कोरिंग चल रहा था वह घट गया और किस पर पहुंच गया, 5.5 पर। यानी जो अगला 10 ओवर है, इस 10 ओवर में गिरावट के बाद कितना रन बना होगा, तो यानी 10 का जब हम 5.5 में गुणा करेंगे तो 55 रन बना होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है, लास्ट में आप देख रहे हैं अगले 10 ओवर में यह फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। यानी फिर अगले 10 ओवर में क्या हुआ कि जो एवरेज स्कोरिंग था वह बढ़ गया, मतलब रन रेट बढ़ गया। और किसका रन रेट चला, अगले 10 ओवर में 7 का रन रेट चला, तो जब 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 70 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 40 ओवर का यहाँ पर खेल हो चुका है, 40 ओवर का खेल हो चुका है। और टोटल रन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह टोटल रन कितना बना हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले 10 ओवर में 60 रन, फिर अगले 10 ओवर में 85 रन, फिर अगले 10 ओवर में 55 रन और अगले 10 ओवर में 70 रन। यानी टोटल 40 ओवर में इतना रन आया हुआ है। टोटल रन कितना होगा, तो अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़िए, देखिए 5 5 10 हो गया, उसके बाद से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 8 20 20 26 और 26, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, 26 1 27, यानी 270 रन। यानी 40 ओवर में कितना रन बन गया, 270 रन बन गया है। अब जीत के लिए कितना रन चाहिए हमको, देखिए जीत के लिए 324 रन चाहिए थे, तो 324 से हम माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया, और आपका 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर 0, यानी 54 रन। यानी इंग्लैंड को जीत के लिए अब कितने रन चाहिए, 54 रन चाहिए।
और ओवर कितने बचे हुए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो 48 ओवर में 324 रन बनाना है ना। इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे, तो उसने 40 ओवर में तो 270 रन बना दिया। इंग्लैंड को 48 ओवर में कितना रन चाहिए था, 324 रन चाहिए था, उसने 40 ओवर में 270 रन बना दिया। 54 रन बचा हुआ है। कितना ओवर बचा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो कि ओवर बचा हुआ है 40 ओवर समाप्त हो चुका है, यानी 8 ओवर और बचा हुआ है। और बनाना कितना है रन, 24 रन बनाना है, 54 रन बनाना है। 8 से भाग दे देंगे, 54 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। 48 होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा उसका आगे, 8 पचे 40। यानी कितने का रन रेट चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए, अब अंतिम 8 ओवर में कितने का रन रेट चाहिए, 6.75 का रन रेट चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। ठीक है, आपको अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम का मतलब आप जानते होंगे कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, घटते हुए क्रम होता है। ठीक है ना। और घटते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है संख्याओं को, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यानी उल्टा जो क्रम होता है, घटता हुआ जो क्रम होता है, उसी को अवरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन को देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इनमें जो संख्या कौन कौन सी आई होती है, यहाँ पर 3 ही संख्या आया हुआ है और उसी को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि इन तीनों भिन्नों में कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन भिन्न उससे छोटी है और कौन भिन्न सबसे छोटी है, तो तुरंत हम अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में ध्यान देंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग पता लगा सकते हैं। 13 का जब 5 में गुणा होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 पच्चे 65, यहाँ पर लिख दिए। और 8 का जब 9 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 8 9 72 आएगा। तो यानी किधर वैल्यू ज्यादा आ रही है, किधर मान ज्यादा आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 9/13 की तरफ मान ज्यादा आ रहा है। यानी जो 9/13 है यह संख्या बड़ी है किससे, 5/8 से। जो 9/13 है वह किससे बड़ा हो गया, 5/8 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब संख्या बची कौन है, तो 11/17 बचा हुआ है। 11/17 से भी तुलना कर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का तुलना कर लेते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो होगा क्या कि 17 पचे कितना आ जाएगा, 17 पचे होगा आपका 85। 17 पचे कितना हो गया, 85 हो गया। और 8 से जब इसमें तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/88 हो गया। यानी जो 5/8 है वह 11/17 से क्या है, 11/17 से भी छोटा है। यानी 5/8 है। एक चीज तो डिसाइड हो गया यहाँ पर देखने के बाद कि जब यह 9/13 से भी छोटा है और 11/17 से भी छोटा है, तो यानी यह सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, और इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन होगी, तो अब 2 संख्या हमारे पास बचा हुआ है। इन दोनों संख्याओं को हम देख रहे हैं, ये 2 संख्याएं हैं। इन 2 संख्याओं का भी तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तुलना कर लेते हैं। 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 153 होता है। 17 9 कितना होता है, 153। और जब 13 का हम 11 में गुणा करेंगे, जब 13 का आप 11 में गुणा करेंगे तो 13 इग्रहियम कितना होता है, तो 13 इग्रहियम आपका 143 होता है। कितना होता है, 143 होता है। ठीक है ना। अब हम ध्यान दे रहे हैं कि 153 बड़ा है कि 143 बड़ा है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 153 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। यानी 143 क्या होगा आपका, छोटा होगा। यानी 5/8 से जस्ट बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/17 हो जाएगा।
ठीक है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो 9/13 हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न 9/13, उससे छोटा 11/17, उससे छोटा 5/8। देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 9/13, 11/17, 5/8, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले दशमलव को हटाया जाता है। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले दशमलव को हटाया जाता है। और दशमलव को कैसे हटाया जाता है, आइए हम दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तरह का कहीं प्रश्न आपको दिखाई दे तो एक छोटा सा एडवांस अप्रोच लेके आपको चलना होगा। एक छोटा सा एडवांस अप्रोच आपको लेकर चलना होगा। आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले मिलान करिए। ध्यान दीजिए, अगर हम इस प्रश्न में ध्यान देंगे तो हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 1 2 3, यानी दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 3 अंक आया हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 ही अंक आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो दशमलव के बाद 1 अंक आया हुआ है। अंश में जब ध्यान देंगे आप तो आप देख रहे होंगे कि अंश में दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक। ठीक है, अब हम हर में ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हर में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो दशमलव के बाद देखिए 4 अंक आया हुआ है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक आया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान देंगे दशमलव के बाद कितना अंक आया हुआ है, तो दशमलव के बाद 1 अंक आया हुआ है। अंश में ध्यान दिए हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पर आया हुआ है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पर आया हुआ है, 1 अंक यहाँ पर आया हुआ है। हर में ध्यान दे रहे हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक आया हुआ है, 2 अंक आया हुआ है और 1 अंक आया हुआ है। ठीक है, अगर हम अंश और हर को ध्यान दें तो दशमलव के बाद लगभग समान अंक आए हुए हैं। अगर अंश और हर में ध्यान दिया जाए तो देखिए 3 अंक यहाँ पर, 3 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ, 3 3 6 1 7, यानी दशमलव के बाद अंश में भी 7 अंक आया हुआ है। और अगर हर में ध्यान दें तो 4 2 6 1 7, यानी हर में भी दशमलव के बाद 7 अंक आया हुआ है। अंश और हर को ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अंश में दशमलव के बाद 3 अंक आया हुआ है, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यानी टोटल दशमलव के बाद 7 अंक आया हुआ है। और हर में भी दशमलव के बाद टोटल 7 अंक आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब इस तरह की परिस्थिति आपको कहीं पर दिखाई दे कि दशमलव के बाद जब अंक समान दिखे अंश और हर में, तो आप दशमलव को भूल जाइएगा कि उस प्रश्न में कहीं दशमलव भी आया हुआ है। उस प्रश्न में आप ये भूल जाइएगा कि कहीं दशमलव आया हुआ भी है। यही एडवांस अप्रोच है। इसी एडवांस अप्रोच को लेकर आप चलेंगे तभी यह प्रश्न जल्दी से सॉल्व होगा। प्रश्न देखने में ही कठिन लग रहा है कठिन नहीं। चलिए ठीक है, अगर बराबर नहीं आया रहता तब दूसरा अप्रोच हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बराबर आया हुआ है तो सोचना ही नहीं है, ऑटोमेटिक अंश और हर से हम दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, तो जब हटा देंगे तो प्रश्न क्या पूछा हुआ है, वर्गमूल निकालने के लिए पूछा है, तो वर्गमूल के लिए हम लोग करणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तब जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 81 हो जाएगा, नीचे 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंश में आपका 25 आ जाएगा और हर में आपका 211 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एडवांस अप्रोच का तो प्रयोग किए हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी कहानी थोड़ा थोड़ा फंसती हुई दिखाई दे रही है, और उसी कहानी को फिर एक एडवांस अप्रोच लगा के आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए ठीक है, अब वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो अगर वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे तो देखिए 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, यानी 8 हो जाएगा, गुणा का निशान। 484 किसका स्क्वायर है, यानी 484 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 22 होगा। ठीक है ना,
तो यानी 484 का 22 होगा, इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, 625 का कितना होगा, तो 25 संयम 625 होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 का कितना आएगा, तो 25 का होगा 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब संख्या लिखा हुआ है 211, अब 211 का वर्गमूल क्या होगा। आप थोड़ा सा 1 मिनट समझिए कि जो संख्या 211 है, 211 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 14 196 होता है। और अगर 15 का वर्ग देखें, 15 का वर्ग देखें तो 15 15 225 होता है। यानी यह इन दोनों के लगभग बीच में पड़ रहा है, यह इन दोनों के लगभग बीच में पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ एडवांस अप्रोच का प्रयोग क्या करेंगे, अगर दशमलव में आप लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर एडवांस अप्रोच लगाना क्या है, चाहे तो संख्या को आप 14 मान लीजिए, चाहे तो संख्या को 15 मान लीजिए, चाहे तो संख्या को 14 मान लीजिए, चाहे तो संख्या को 15 मान लीजिए। आप कुछ भी मानिए, ऐसा मानिए कि आपका यह कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए। ऐसी संख्या इन दोनों में से लीजिए जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, चाहे तो आप 14 ले लीजिए, चाहे तो 15 ले लीजिए। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए चाहे तो हम वहाँ पर 14 लिख लें, चाहे तो 15 लिख लें। ठीक है ना, तो यहाँ 5 के नीचे क्या लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि 5 के नीचे अगर हम 15 लिखेंगे तो वो कटने लायक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी 5 के नीचे जस्ट हम 15 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 के नीचे क्या लिख दिए हम लोग, 15 लिख दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, कट गया यहाँ पर। ठीक है, 3 से काट देते हैं यहाँ पर, 3 तिली के 9, 3 पचे 15 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको भी हम लोग काटेंगे कि छोड़ दें। देखिए 8 है यहाँ पर 22 है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए अंश में क्या क्या बचा हुआ है, ऊपर 3 बचा हुआ है, यहाँ 22 है, ये पर 1 हो गया है। अगर अंश में ध्यान दें तो 22 तिहाई 66, अंश में कितना बचा हुआ है, 22 तिहाई 66 होगा। ठीक है, और अगर हर में आप ध्यान देंगे तो 8 पचे 40 और 40 पचे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 40 पचे कितना आ गया, 200 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 200 से 66 में भाग कर देंगे। तो जब 200 से आप 66 में भाग करेंगे, 200 से 66 में जब भाग किया जाएगा तो भाग कैसे जाएगा, 200 से जब 66 में हम लोग भाग करेंगे तो भाग दशमलव में जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। भाग कितनी बार जाएगी, 100 है तो 2 3 6 यानी 600 हो जाएगा। कितनी बार भाग जाएगी, भाग 3 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 600 आएगा आपका। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। अब एडवांस अप्रोच लगाना क्या है कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 0 के बाद 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ऑप्शन सही करना रहेगा तो ऑप्शन तो यहीं पर सही हो गया। ठीक है, भाग हमारा 0.3, अगर आप 0.3 ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हम आगे भी निकल सकते हैं या भाग भी आगे देख लेते हैं देकर। ठीक है, तो यह कितना हो गया, कितना बच गया यहाँ पर 60 बच गया। दशमलव लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा लेंगे, भाग फिर कितनी बार जाएगी, 3 बार चली जाएगी, यानी 600 आ गया। ठीक है ना, यानी आंसर कितना आ रहा है, 0.33 आ रहा है। यह किसके करीब होगा, लगभग 0.34 के करीब होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लगाते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न देखने में भले कठिन हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न इस परीक्षा का सबसे आसान प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो देखिए कि इस प्रश्न में जितनी भी संख्या आई हुई है उन सभी संख्याओं पर -1 पावर लगा हुआ है। -1 पावर का मतलब क्या होता है, जब भी किसी संख्या पर -1 पावर होता है यानी इस संख्या का व्युत्क्रम पूछ रहा है, यानी यह a लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a हो जाएगा। किसी भी संख्या पर -1 पावर का मतलब ये होता है कि उस संख्या का व्युत्क्रम यानी उस संख्या का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है,
9 का जो रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर रेसिप्रोकल का जो यहाँ ऊपर -1 रहने देंगे, ऊपर यहाँ पर -1 रहने देंगे, बीच में जो भाग का चिन्ह है लगा दे रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और -1 में ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 यहाँ पर रहने दे रहे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं। होगा क्या कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तिर्यक गुणा कर देते हैं, 9 एकम 9 और 8 बीच में माइनस का चिन्ह है, 8 एकम 8 और 9 8 72। ठीक है, और इस पर क्या लगा हुआ है, इस पर भी इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइड का यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं, इसका भी तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 और यहाँ 4 का जब गुणा होगा बीच में माइनस का चिन्ह और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये हो गया 36 हो गया। इस पर भी क्या लगा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/72 बच गया। कितना आ गया, 1/72 और इस पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है, -1 पावर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का निशान लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आपका भाग का निशान हो गया। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ गया, 5/36 और यहाँ भी -1 लगा हुआ है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/72 है, इसका इन्वर्स लगा हुआ है, तो जब 1/72 का उल्टा करेंगे तो वह 72 बन जाएगा। ठीक है ना, यानी यह 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे भाग का निशान लगा हुआ है। यह 5/36 इसका इन्वर्स यानी -1 पावर लगा हुआ है, यानी इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, तो 36/5 इसका उल्टा यानी 36/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाग दे देते हैं हम लोग। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 से जो भाग का निशान है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा गुणा हो जाएगा, यानी 5/36, 36 दूना के 72 और 2 पचे 10, यानी आंसर कितना आ गया, आंसर 10 आ गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। उसके बाद शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपए हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना होगा पूछ रहा है। जो पूछा उसको हम लोग 100 मान लेंगे। ठीक है, तो दिव्या का मासिक वेतन हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है। 100 रुपये उसके मासिक वेतन को हम मान लिए कि दिव्या का मासिक वेतन 100 रुपया है। अब इसी 100 रुपये में से वो खर्च भी कर रही है, तो कैसे खर्च कर रही है देखिए। तो इसी 100 रुपये में से अगर हम ध्यान देंगे तो खर्च क्या कर रही है कि 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 100 का 24% वह भोजन पर खर्च कर रही है, 100 का 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रही है। अगर ध्यान देंगे तो टोटल उसके द्वारा कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है, टोटल उसके द्वारा 39% खर्च किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, 24 और 15 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितने रुपए में, 100 रुपये में 39% खर्च हो गया, यानी 39% का मतलब 39 रुपया खर्च हो गया। ठीक है ना, 100 का 39% निकालना इजी है, 100 का 39% 39 ही होगा, यानी 100 रुपये में 39 रुपये उसके द्वारा खर्च कर दिया गया। तो अब कितना बचेगा, तो 100 रुपये से 39 रुपया अगर माइनस करेंगे तो 100 से 30 माइनस करेंगे 70 और 9 रुपया और माइनस कर देंगे यानी 61 रुपया। कितना आ गया, 61 रुपये आ गया। कितना आ गया, 61 रुपये आ गया। 61 रुपये उसके मासिक वेतन में अब बचा हुआ है। अब 61 रुपये में भी कुछ खर्च कर रही है, जो प्रश्न में आगे दिया हुआ है। कह रहा है कि शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर खर्च कर रही है और 20% परिवहन पर, यानी टोटल खर्च यहाँ का देखेंगे। अगर 61 के बाद टोटल खर्च देखेंगे तो देखिए 25% तो वह मनोरंजन पर खर्च कर रही है और 20% वह किस पर खर्च कर रही है,
तो परिवहन पर खर्च कर रही है। यानी यहाँ पर टोटल खर्च कितना है, तो यहाँ पर देखिए तो टोटल खर्च है 45% का। यहाँ पर टोटल खर्च कितना है, 61 रुपये में 25% आपका मनोरंजन पर, 20% आपका परिवहन पर, तो टोटल खर्च कितना हो गया 45%। ठीक है, यानी 61 रुपये का 45% वह खर्च कर दे रही है, तब जाके इतना पैसा वह बचा रही है। ठीक है, तो 61 में 45% हम लोग खर्च निकालेंगे, तो 61 रुपये का जब 45% निकालेंगे तो 61 गुणे 45 बटे में 100 हो गया। ठीक है, काट दे रहे हैं, 5 से जब काटेंगे 5 9 45 हो गया आपका, 5 से इसको काटेंगे कितना हो गया 20 25 100 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करने लायक देखिए, कटने लायक है कहीं पर, कटने लायक है नहीं, कटने लायक दिख रहा है। ठीक है, गुणा कर दे रहे हैं, 9 एकम 9 हो गया आपका, और 9 छक्के 54 हो गया, और बटे में कितना आ गया 20 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 549 बटे में 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 549 बटे में 2 गुणे 10 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से हम भाग कर दे रहे हैं इसमें, जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो गया, फिर ठीक है 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 हो गया, कट गया, फिर भाग कितनी बार जाएगी 2 चौके 8, 4 बार भाग जाएगी ना, 2 चौके 8 होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10। ठीक है, यानी जब 2 से भाग देंगे 549 को तो कितना आ गया 274.5 आ गया, और बटे में यहाँ पर 10 बचा हुआ है। और देखिए जीरो वाली संख्या से भाग देना बहुत आसान होता है, वो भी 10 100 1000 इनसे भाग देना तो बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, जैसे 10 से भाग देना है तो देखिए जीरो के बाद 1 आया हुआ है, तो 1 को हम लोग भूल जाएंगे। देखिए 10 में कितना जीरो आता है, 10 में 1 जीरो आता है, तो दशमलव के 1 स्थान पीछे खिसका देंगे। 10 से भाग देते समय 1 स्थान पीछे खिसका देंगे तो कितना हो जाएगा 27.45 रुपये वह खर्च कर रही है। कितना रुपए खर्च कर रही है 27.45, 27.45 रुपये वह 61 रुपये में से खर्च कर दे रही है, किस पर, मनोरंजन और परिवहन में। यानी 61 रुपये से क्या खर्च हो गया 27.45 रुपये खर्च हो गया। ठीक है ना, 10 से 5 माइनस करेंगे 5 होगा, 10 से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 9 से 4 माइनस करेंगे यहाँ भी 5 हो गया, दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जब 10 से 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 से जब 2 घटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 आ गया, यानी इतना रुपये बचेगा, इतना रुपये उसका बचेगा। 61 रुपये में वह 45% खर्च कर रही है, यानी 27.45 रुपये खर्च कर रही है 61 रुपये में। तो जब 61 रुपये से उसको माइनस करेंगे तो यानी उसके पास कितना रुपये बच रहा है 33.55 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है 33.55 रुपये, इतना रुपये उसके पास शेष बचा हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ था, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास बचे रुपए 10,736 हैं। दिव्या का मासिक वेतन बताइए। तो हम लोग क्या किए हैं कि दिव्या का मासिक वेतन 100 रुपये के बराबर मान लिया गया है कि दिव्या का मासिक वेतन 100 रुपया है। तो जब 100 का हम लोग देखें हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 39% खर्च हुआ है, यानी 100 का 39 रुपया होगा, 100 का 39% 39 रुपया होगा, यानी कितना रुपये बचा है 100 रुपये में जब 39 रुपया खर्च हो गया तो 61 रुपया बचा है। अब 61 रुपये में भी खर्च कर रही है वो, तो उस 61 रुपये में से परिवहन पर और मनोरंजन पर खर्च कर दे रही है। तो जब वो परिवहन और मनोरंजन पर खर्च कर दे रही है तो उसके द्वारा खर्चा कितना आ गया है 27.45 रुपये हो गया है। ठीक है, खर्च करने के बाद उसके पास शेष कितना रुपये बच रहा है, तो शेष बच रहा है 33.55 रुपये बच रहा है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को आगे कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जगह बना देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अगर हम प्रश्न को ध्यान दें तो प्रश्न में क्या हुआ है 100 रुपये में 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल 39% खर्च हुआ, यानी 100 का 39% 39 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी जब 100 रुपये में से 39 रुपये खर्च हो जाएगा
तो 61 रुपये बचेगा। अब 61 रुपये में भी उसके द्वारा खर्चा किया जा रहा है 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर। यानी अगर हम ध्यान दें तो 61 का टोटल 45% खर्च हो जा रहा है 61 रुपये का। तो जब 61 रुपये का 45% अभी हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना आया है 27.45 रुपये आया है। ठीक है, तो जब 61 रुपये में से 27.45 रुपये इस खर्च को निकालेंगे तो यही उसका फाइनल बचा हुआ, इतना ही पैसा फाइनल बचा हुआ है। लेकिन अगर प्रश्न में ध्यान देंगे तो प्रश्न में तो बचा हुआ 10,736 रुपया है और हमारे जब 100 के हिसाब से निकाले हैं तो 33.55 रुपये बच रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो ये वाला पैसा है यह किसके बराबर है 10,736 रुपये के बराबर है। मानना होगा। देखिए, यानी 61 रुपये में जब 45% खर्च हो गया तो वह 33.55 रुपये हो गया और यही उसका क्या है बचत है। और यह बचत प्रश्न में कितना दिया हुआ है 10,736 दिया हुआ है। यानी 33.55 रुपये किसके बराबर है 10,736 रुपये के बराबर है। तो जब 33.55 रुपये इसके बराबर है तो यह 100 रुपया किसके बराबर होगा निकल जाएगा तो उसका मासिक वेतन पता चल जाएगा। क्योंकि मासिक वेतन तो 100 रुपया माने हुए हैं ना, 100 रुपया तो हमारे द्वारा माना गया है। लेकिन 100 रुपया की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि जैसे 33.55 रुपया इसके बराबर है तो 100 रुपया किसके बराबर होगा। देखिए 33.55 रुपया किसके बराबर हो रहा है 10,736 रुपये के बराबर हो रहा है। तो हम 1 रुपया का निकाल लेते हैं तो फिर हमें 100 रुपया का भी पता चल जाएगा। जब 1 रुपया का कैसे निकलेगा जब 33.55 रुपये इसके बराबर है तो 1 रुपया तो बहुत कम के बराबर होगा और कम के लिए क्या किया जाता है भाग किया जाता है। तो यानी इसका इसमें भाग हो जाएगा 10,736 में हमें भाग करना है किससे 33.55 से। ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से हमें गुणा करना होगा। दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव का मतलब अगर हम ऐसे देखें तो दशमलव का मतलब 1 और 1 अंक के लिए 1 जीरो, 1 अंक के लिए 1 जीरो। यानी दशमलव को 2 अंक आगे ले जाने के लिए 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी अब दशमलव यहाँ पर हट जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो यह संख्या बन जाएगी 3355। यह संख्या कितनी बन गई 3355 बन गई। अब संख्या देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3355 यह 11 से कटने लायक संख्या दिख रही है। 3355 देख रहे हैं 11 3 33 11 शायद 11 से हम चेक कर लेते हैं कि 11 से यह संख्या तो नहीं कटेगी। तो चेक करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 11 3 33, 3 बार भाग जाएगा हमारा। ठीक है, 5 उतरेगा भाग नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगी। ठीक है, फिर 5 उतरेगा 55 हो जाएगा, 11 25 55। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं यह 11 से कटेगा कि नहीं। काटेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी सबसे पहले भाग हम कितनी बार ले जाएंगे 11 9 99, 9 बार हम भाग ले जाएंगे। बचेगा कितना 99 होगा तो 1 बचेगा और 7 यहाँ पर है ही यानी 8 बचेगा और 3 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। फिर भाग कितनी बार जाएगी भाग जब 83 हो गया तो भाग हम लोग 7 बार ले जाएंगे। 11 बटे 88 हो जाएगा यानी भाग 7 बार जाएगी। ठीक है, तो 83 में जब भाग 11 से 7 बार गई तो कितना आएगा 77 हो जाएगा। तो 77 हो जाएगा तो कितना बचेगा